नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन भी करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 4 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6, 10, 15 एवं 18 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। कितने मिनट बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? कितने मिनट बाद वे फिर एक साथ बजने के लिए जितने जो दिया हुआ है यहाँ पर मिनट, उसका एलसीएम ले लेंगे। यानी 6, 10, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। हमारा आंसर जो है आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 6, 10, 15, 18 का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90। और यही जो मिनट आएगा 90 मिनट, उतने अंतराल के बाद चारों घड़ियाँ एक साथ फिर से बजेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति हो जाएगा कितना? सबसे पहले तो रेलगाड़ी के जो है लंबाई हो जाएगी, और प्लस क्या हो जाएगा? पुल की लंबाई अब बटा समय हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 260 प्लस 120 बटा 19 यानी 380 बटा 19 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर में आंसर दिल है, तो उसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन होता है? उत्तल के लेंस के फोकल दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु जो रखा गया है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो इसका तुलनात्मक आकार का कैसा होगा प्रतिबिंब? तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वास्तविक होगा, उल्टा और समान आकार का होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, तो उस वस्तु को एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है, अतः फोकस दूरी का मान हमेशा 20 सेंटीमीटर से अधिक होना होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो कितना है? +d होता है। अगला प्रश्न है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता के कजिन के पिता के पत्नी के पुत्र के पिता है। वह व्यक्ति लड़के के पिता से किस प्रकार संबंध है? अगर मान लिया कि ये लड़का है और कह रहा है कि उनके पिता के कजिन के पिता जो है वो क्या है? वो आदमी है, और आदमी के पत्नी के पुत्र के पिता भी है। क्या है? पिता भी है। तो इन दोनों क्या संबंध हो जाएगा? भाई का संबंध हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। वह व्यक्ति यानी लड़का के ये पिता है, ये लड़का है, तो इनसे और इनसे क्या संबंध है? तो दोनों जो है वो आदमी जो है वो लड़का के पिता का चाचा या क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर गोल्फ रग्बी जो है वो दोनों क्या है? खेल है। ये खेल हो जाएगा। और कौन कौन खेल है? तो गोल्फ और रग्बी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन नदी पटना जिले के मनेर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या में उसका 62.1/2% घटा दी जाती है तो उसका मान 360 हो जाता है, तो संख्या क्या है? 62.1/2% को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5/8। प्रश्न में कह रहा है कि उसके इतना परसेंट घटा दी जाए, 8 - 5/8 कितना हो जाएगा? 3/8। अब 3 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना? 360। तो कितना घटाने पे 360 हो जाता है? 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 360/3 × 8 बराबर 960। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक डायरेक्ट भी फार्मूला निकाल सकते हैं, 50 गुना 30/50 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 75 दिन। या फिर इस तरह भी निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी मिलके कितना दिनों में करता है, 30 दिनों में। ए कितना दिनों में करता है, 50 दिनों में पूरा करता है। दोनों को एलसीएम लेंगे तो 150 होगा। तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो इसका जो क्षमता है वो हो जाएगा कितना, 5, और इसका क्षमता है उसका हो जाएगा 3। तो हमारे पास जब हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2, तो अभी इस समय हो जाएगा 150/2 बराबर 75 दिन। इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा क्या, इससे पहले कथन पढ़िए कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव H पर डिपेंड करता है। H बराबर I² होता है, H बराबर I² पर कार्य करता है। यह लेड, पीवी और टीन का बना होता है। यह सर्किट में अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित को रोकता है, और यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। अगला है, दो प्रक्षेप्यों को समान बिंदु से समान चाल से क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री के प्रक्षेप कोनों से फेंका जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही हो। अगर क्षैतिज परास समान होते हैं तो प्रक्षेपण का कोण थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा हो। अगर मान लें कि थीटा में 30 डिग्री रखेंगे तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंका जाएगा तो क्षैतिज परास समान हो गए। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी परास समान होगी। अगला है, एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है। किधर की ओर रहता है, पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है। 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा में सम्मुख होगा। तो 60 सेकंड में वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष का, जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। ये कथन है। निष्कर्ष क्या है, जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। दूसरा, मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। कथानुसार स्पष्ट हो रहा है कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, क्योंकि जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था उसे बचा लिया गया होता यदि उसकी सर्जरी समय पर हो जाती है, तो उसे जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। अगला है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक को बहिष्कार किया गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, और एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। भारत में संविधान सभा के गठन के विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। अगला है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,000 रुपये तथा 5 वर्षों में 84 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर क्या है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 8,000 होता है, और 5 वर्ष में हो जाता है 8400। कितना का अंतर हो गया, 400 का। तो R बराबर हो जाएगा 400 बटा 8,000 गुना 100 बराबर 5%। डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं को दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पे कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 2 माइनस 1 जो हो जाता है वो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में हो जाती है। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 गुना 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, और 4 माइनस 1 बराबर 3 गुना 5 कितने वर्ष में हो जाएगी, 4 गुनी, तो 15 वर्ष में। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। इसे इस तरह भी बना सकते हैं कि कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष में स्वयं को दुगनी हो जाती है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे। तो यहाँ पर दर जो है वो दोनों कंडीशन में निश्चित है।
अगर मान लिया कि दुगनी होने के लिए ब्याज भी p हो जाएगा, और p गुना r हमें निकालना है, t 5 वर्ष है अब बटा 100 है, तो यहाँ पर से जो r निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी दर जो हमारे पास निश्चित हो गया। अब कह रहा है कि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी जो एक मूलधन p है और 3p ब्याज रहेगा तभी मिश्रधन हो जाएगा। अगला बार में जो कह रहा है कि वो मिश्रधन कितना हो जा रहा है 4p हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 3p हो जाएगा, तभी तो वो 4 गुना हो रही है। तो जब इसे ब्याज के 3p रख देंगे और p तो हमारे पास है ही, r दिया हुआ है 20%, अब t सिर्फ निकालना है बटा 100 कर देना है, तो ये हो जाएगा 300p बटा कितना हो जाएगा p गुना 20 अब बराबर t, p कट जाएगा, ये सुना यहाँ से करेंगे तो 15, t बराबर कितना आ जाएगा 15 वर्ष, यही आंसर आ जाएगा C। अगला है, दो कुंडलियाँ A और B इस प्रकार है कि A की कुंजी और एक धारा नियंत्रक के माध्यम से एक बैटरी में संयोजित है और B एक गैल्वेनोमीटर में संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान B में प्रेरित धाराएं नीचे वर्णित किए गए अनुसार होगी। 0 से 50 सेकंड में A में धारा स्थिर रहती है और 50 से 60 सेकंड A में धारा नियत दर घटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, केवल सेकंड होगा। 50 से 60 सेकंड A में धारा नियत दर से घटती है। कुंडली के सापेक्ष चुंबक को गति कराने पर कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा चुंबक के गति के दिशा के विपरीत होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऋण विद्युक्ता। विद्युत सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण जो होता है, आध्यात्मिक गुण, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति तथा आयन विभव में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऋण विद्युत्ता जो है वो क्या होती है, नियमित रूप से बढ़ता है। अगला है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंधों में सही तरीके को पूर्ण करेगा। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता नापता है और बैरोमीटर क्या नापेगा, तो वो दाब नापेगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कथन एवं अवधारणा के प्रश्न है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, ये कथन है। अवधारणा, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल एक निहित है। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है ये है, ना कि केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, ये सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन, 1838 तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में आपस में विलय कर एक नई संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा भी बनाया गया था। अगला है, एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। अब प्रश्न से कह रहा है कि √3 गुना ए बराबर कितना दिया हुआ, 7√3 सेंटीमीटर। ए बराबर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब आयतन ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 7 के पावर क्यू, यानी 343 सेंटीमीटर क्यू। तो आंसर जो हो जाएगा डी, क्योंकि आयतन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, एक खंभा 90-130 सेंटीमीटर लंबा है। यह 6:7:8 के अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से रंगा गया है। खंभे के हरे भाग की लंबाई ज्ञात करें। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा कितने अनुपात में रंगा गया है, तो 6, 7 और 8। अब टोटल कितना हो गया, 21 इकाई हो गया, 21 इकाई हो गया। 6 दूनी 12, 13 और 13 8 कितना हो गया, तो वो हो गया 21 इकाई। 21 इकाई बराबर दिल है 90-130 सेंटीमीटर है। तो एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, एक इकाई बराबर हो जाएगा 430। तो 8 इकाई बराबर हो जाएगा, 8 इकाई बराबर होगा 3440 सेंटीमीटर। तो हरा भाग की लंबाई कितना हो गया, 3440। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्वनि तरंगें जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति। ध्वनि तरंगें जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब आवृत्ति भौतिक राशि नहीं बदलती है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता निम्न पर निर्भर करता है, क्या क्या चीज़ पे, यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यह स्रोत और स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के ये
व्युत्क्रमानुपाती होता है या माध्यम के घनत्व के समानुपाती भी होता है, माध्यम के घनत्व के समानुपाती भी होता है। डी ने आई प्रोपोर्शनल टू डी। और यह कंपन तल के पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। यह आवृत्ति के भी समानुपाती होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक जो है संरक्षी बल नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घर्षण बल। दिए गए बलों में से घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, जबकि अन्य सभी बल संरक्षी बल है। आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत बल होता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। इसमें से असंगत को चुने तो विकल्प अगर ए का देखते हैं तो क्या है 1975, और नीचे लिखा गया है 1579 है। एक को तो डायरेक्ट लिखा गया है, 9 को यहाँ लाया गया है, 7 को यहाँ, 5 को यहाँ। अगर इसी तरह अगर हम विकल्प देखते हैं बी में, बी को 4 2 8 3, यहाँ पर किया गया 8 4 3 2, यानी 8 को लाया गया है यहाँ, 3 को लाया गया यहाँ, 2 को यहाँ, 4 को यहाँ, 7 3 1 9, और क्या है 1 7 9 3, 9 को लाया गया है दूसरे जगह पर, 1 को जो लाया गया है यहाँ पे, 7 को लाया गया है यहाँ, और 3 को लाया गया यहाँ। यानी हमारे पास बी सी एक जैसा है तो डी भी एक जैसा होगा। असंगत यहाँ है जो ए है, क्योंकि एक को डायरेक्ट नीचे कर दिया गया, तो असंगत हमारे पास ए है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह का मतलब इस तरह है, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये है, तो उस कूट भाषा में एंड का मतलब क्या होगा। आप इसे सोल्व कीजिएगा, इजी प्रश्न है। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज खाली स्थान जातियों में विभाजित था। आंसर हो जाएगा डी 7 जातियों में विभाजित था। मेगास्थनीज के व्यवसाय के आधार पर समाज में 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकारों के दासों का उल्लेख भी किया है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत। अगला प्रश्न है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंकों के स्थान के क्रम को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाता है, तो संख्या क्या है। अब कह रहा है कि संख्या जो है वो 10x + y है, और नई संख्या जो हो गया है वो 10y + x है। प्रश्न में है 10y + x माइनस 10x + y बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कि मूल संख्या से 36 अधिक है। तो आंसर हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो 9y - 9x बराबर 36, 9 कॉमन ले लेंगे, y - x बराबर कितना हो जाएगा 36, तो y - x बराबर हो जाएगा 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y + x बराबर कितना 10, ये 2 है। जब दोनों को हम हल करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, तो संख्या बराबर हमारे पास होगा, और y बराबर आएगा 7, संख्या हो जाएगा कितना 37 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास है वो है बी। नेक्स्ट है यदि a² + b² + c² + 3 बराबर 2 × a - b - c हो तो 2a - b + c का मान कितना होगा। आइए इसे रखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि a² + b² + c² + 3 बराबर 2a - 2b - 2c है। आगे जब सोल्व करेंगे तो a² - 2a को इधर ले आए, प्लस 1 है, प्लस b² + 2b प्लस क्या हो जाएगा 1 + c² + 2c और +1 बराबर 0। सब के मान को एक तरफ ले आए। अब आइए a - 1² प्लस b + 1 के होल स्क्वायर प्लस c + 1 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर a - 1 बराबर 0 करेंगे तो a का मान हो जाएगा 1, b + 1 का मान 0 करेंगे तो b का मान हो जाएगा -1, और क्या है c + 1 का मान 0 करेंगे तो हो जाएगा कितना c बराबर -1। तो 2a - b + c बराबर हो जाएगा कितना 2 + 1 - 1 बराबर 2। आंसर जो हमारे पास है ए हो जाए डी हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अगला है शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी रैमसे ने। शून्य समूह रैमसे ने प्रस्तावित किया था। शून्य समूह या अक्रिय गैस का आविष्कार एवं प्रस्तावित विलियम रैमसे ने कब किया था, तो 1902 ईस्वी में किया था। अक्रिय गैस जो है वो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है जो जल में अल्प घुलनशील है। अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं, यानी मोनोटॉनिक
एटॉमिक होती है, मोनो एटॉमिक होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एवं रेडॉन प्रमुख अक्रिय गैस है। ये गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं। वायुमंडल में केवल रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। अगला है, एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कथन जो है तत्व X के लिए सही है? आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन? यह, इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही। यह धातु और ठोस है, ये भी सही। यह अधातु है और गैस है, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर एक तत्व X क्लोरीन के साथ एक यौगिक HCl बनाता है तब X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। यह धातु है और ठोस है, या अधातु है और एक गैस है, ये दोनों हो सकता है। अगर मान लिया कि 2Na + Cl2 2NaCl हो जाएगा, H2 + Cl2 2HCl हो जाएगा। यह तत्व क्षार धातु Na के आदि या H2 गैस है। आवर्त सारणी में बाएं भाग में पाए जाते हैं धातु, और धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं अति क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और जैसा भी आंसर हो रहा है तर्क संगत रूप में इस कथनों का अनुसरण करता है, ये बताएं। कथन क्या है कि सभी तोते कोयल है। एक यहाँ हो जाएंगे क्या, तोते, कह रहा है कि सभी तोते क्या है, तो वो है कोयल है, यहाँ पर कोयल है। उसके बाद कह रहा है दूसरा में सभी कोयल जो है वो क्या है, तो सभी कोयल जो है वो खरगोश है, खरगोश है। तीसरा में कह रहा है कि सभी खरगोश जो है, तीसरा में सभी खरगोश जो है वो क्या है, सांप है, इस तरह का है। आइए निष्कर्ष में क्या है, सभी तोते सांप है, बिल्कुल सही। सभी सांप कोयल है, नहीं। सभी खरगोश तोते हैं, नहीं। सभी कोयल सांप है, सही है। तो आंसर जो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे आता है। तो यहाँ पर देखते हैं 5, 13, 22, 34, 51, इस तरह का है। अब 5 से जो 13 गया डिफरेंस है कितना, +8 का है। 13 से 22 है जो +9 का है, और 22 से 34 है वो +12 का है। 34 से 51 +17 का है। इन दोनों के अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो +1 का है, इन दोनों के +3 का है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो +5 का है। यानी हमारे पास इवन नंबर का जो ऑड नंबर का वो प्लस में जा रहा है। तो उसी तरह अगर ये तीसरा सीरीज में देखेंगे तो क्या हो रहा है, +1, +3, +5 और +7, +9, +11, +13 इस रूप में जाएगा। तो हमें तीसरा सीरीज से ही आगे बढ़ना है यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ बढ़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, डी 209। दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाढ़ नियंत्रक के सह जल विद्युत परियोजना के रूप में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग नदी पर बनाया गया है, और एशिया का पहला जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग बंगाल में 1897 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन कीजिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री से tan 89 डिग्री। तो tan 89 डिग्री बराबर होता है tan 90 डिग्री -1 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, cot 1 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार tan 1 डिग्री होगा और इंटू tan 89 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री। इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के मल्टीप्लिकेशन में ही सब आएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बीच में tan 45 डिग्री का मान भी 1 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ 2015 और 2016 के में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषय भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए कि 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या कितना है, तो वो है 34,000 है। 2016 में बेची गई अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या कितना है, तो 20,000 है। अब इस प्रतिशत बराबर हो जाएगा 34/20 गुना 100 बराबर 170%। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस क्या है? क्लोरीन गैस क्या है? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा क्षार अल्कली नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए CuOH के होल ट्वाइस, CuOH के होल ट्वाइस क्षार नहीं है। कॉपर हाइड्रोक्साइड वास्तव में हाइड्रेट कॉपर ऑक्साइड है। वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार कहते हैं, और सभी क्षार क्षारक है, लेकिन सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 41 नंबर प्रश्न है कि एक कूट भाषा ट्रॉपिकल को इस तरह रूप लिखा जाता है, उसी भाषा में डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो ट्रॉपिकल को TROPICAL हो जाएगा, उसे लिखा गया है PORTLACI लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, P को यहाँ लाएगा, O को यहाँ पर, R यहाँ को, T यहाँ को, I को यहाँ, C को यहाँ, और यहाँ पर A को और यहाँ L लाया गया है, मैंने पूरा तिरछे तिरछे किया गया है। उसी तरह अगर हम डिस्टेंस को करेंगे DISTANCE, यहाँ हो जाएगा क्या, एक T यहाँ चला जाएगा, S जो है हमारे पास वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद D आएगा। उसी तरह अगर ANC को लास्ट 4 को देखेंगे तो E यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर, N हो जाएगा, A हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो B से E गया है +3 है, E से G गया है +2 है, G से J गया है +3 है, J से L गया है +2 है, और L से हो जाएगा वो +3 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा D। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित प्राची यादव किस खेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए कैनोइंग। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित प्राची यादव पैरा कैनोइंग खेल से संबंधित है। कैनोइंग एक ऐसी खेल गतिविधि है जिसमें पानी के ऊपर डोंगी, एक प्रकार का नाव चलाना शामिल है। 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का जो औसत 12.5 है। तो पहली संख्या क्या है, कह रहा है पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा का कितना हो गया जोड़ के, तो 15 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 45। अब कह रहा है दूसरा और तीसरा हो कितना है, 12.5 गुना 2 बराबर कितना 25। तो तीसरी संख्या आ जाएगा 45 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 20। यही हमारा तीसरी संख्या आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरह का सरलीकरण करना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड मास लगा के आप मान ज्ञात कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए कि CO+2H2P इस अभिक्रिया के उत्पाद P का पूर्वानुमान कीजिए। तो हो जाएगा Cu+2H2CH3OH हो जाएगा। यहाँ उत्पाद मेथनॉल है। मेथनॉल को मिथाइल अल्कोहल या वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से असत कथन है। आंसर हो जाएगा डी। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये असत कथन है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, असत कथन है। उपधातु अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें SI, GS, SV, TE, PO आदि आते हैं। स्टील एक जो है वो मिश्र धातु है। यह Fe, Cr एवं Ni का मिश्र धातु है। धातुएं समानता इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं और धातुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। आवर्त सारणी में बाएं भाग में धातु रहता है और इसके दाएं भाग में जो है वह अधातु रहते हैं। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 22 त्रिभुज है। किस आकृति में कितने त्रिभुज है, इसके कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो आप सनबिक मैथ पे जा सकते हैं। वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा वीडियो अपलोड किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या होगा, सबसे पहले भूमिका निर्धारण, अभिनय, फिल्म की शूटिंग, संपादन, उसके बाद फाइनल फिल्म। आंसर हो जाएगा ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो संबंध दिए गए प्रश्न आकृति युग्म में मध्य है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हाल ही में भाग्य के 4 सितारों यानी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है नामक पुस्तक मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया है। मनोज मुकुंद भारतीय सेना में पूर्व थल सेना प्रमुख थे। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख है वर्तमान में मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। अगला है log 5 + log 8 - 2 log 2 बराबर क्या होगा। तो log 5 को लिख सकते हैं log 10/2 प्लस log 2 के पावर q - 2 log
2 हो जाएगा। इसे जब और आगे तोड़ेंगे तो log 10 माइनस log 2 प्लस 3 log 2 माइनस 2 log 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा log 10 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये सब जो है वो कट जाएगा। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भर गया है और पाइप बंद हो गया तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो समय को डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं 15 गुना 20 बटा 20 माइनस 15। आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 घंटा आ जाएगा। या इस तरह भी बना सकते हैं, ए को कितना है, एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है, ये पॉजिटिव है। और ए जो है प्लस बी है, पेंदी में रिसाव के कारण 20 घंटे में भरता है। पेंदी में जो है वो रिसाव करने के बी अगर रिसाव होगा ये भरा जाएगा तो कितना 20 घंटे। दोनों के एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता 3 है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 बटा 1 बटा कितना हो जाएगा 60 घंटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए अगर इसकी क्षमता 4 है तो खाली होगा तो कितना, एक बी का जो है एक ही क्षमता है माइनस में, तभी तो ये 3 आ जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो ये क्षमता 3 होगा, तो 1 है। बी का क्षमता 60 बटा 1 होगा 60। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। Na, Zn, Au, Ag, Mg, Al, Cu। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Na, Mg और Al जो है वह धातुएं वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है। धातुएं जो क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर है उसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें से गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुबेरिन। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी में प्रवेश को रोकता है। कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। कॉर्क परिपक्व होने पर मृत हो जाती है तथा इसमें वायु भर जाती है। नेक्स्ट है, एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इस रूप में दिखाई देगा। निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 13, 10, 17, 25, 58, 63, 94, 92, 8, 92 और 29 है। ऐसी सम संख्या जिसके ठीक बाद 3 के गुणज वाली संख्या आता है। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसी सम संख्या केवल जो है वो कौन सा है, तो वो है 58 है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ही आ रहा है, कितने आ रहा है, तो ऐसी एक है वो है डी। एक निश्चित कूट भाषा में प्ले कार्ड को इतना लिखा जाता है, डोरमेट्स को इतना लिखा जाता है, कन्फ्यूज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्ले कार्ड में पी का जो हमारे पास होता है वो 16 होता है, एल का होता है 12 और ए का होता है 1। इन सबको जोड़ दिया गया है। 16 प्लस 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16, 12 प्लस 1 हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक सी का जो होता है वो 3 होता है, उसे डायरेक्ट लिखा गया है। और लास्ट के 3 हो जो ए आर डी है ये सबको जोड़ के लिखा गया है। ए प्लस 18 प्लस 4 कितना होता है 23 होता है। यानी ये शुरुआत को जोड़ के एक जगह लिखा गया, एक को एक जगह, सी को एक लिखा गया, बीच वाला को, और 3 को फिर एक जगह लिखा गया। उसी तरह अगर हम कन्फ्यूज को लिखते हैं, CON को एक जगह लिखते हैं तो 3, 15 और 14 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और एफ को डायरेक्ट लिख देते हैं तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद हम लास्ट में USE को 21, 19 और 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दिसंबर 2023 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। और इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है जो वापस शामिल होने के लिए निर्णय नहीं लिया, वो अपना जो प्रस्ताव है वो वापस ले लिया। नेक्स्ट है, दिया हुआ है एक संख्या, उसे सोल्व करना है। 256 के पावर 0.16 गुना 256 के पावर 0.09। इसे लिख सकते हैं 256 के पावर 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगा 256 के पावर 0.25। 256 को लिख सकते हैं 4 के पावर 4 और ये जो हमारे पास है 0.25, तो ये तो गुना में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1 बराबर 4। आंसर जो हो जाएगा बी। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है। और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, त्वचा का कैंसर। सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। पराबैंगनी विकिरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, UVA, UVB और UVC।
जो सबसे अधिक हानिकारक विकर्ण होता है वो UV क्या होता है, C होता है। आप इस तरह के याद कर सकते हैं, UVC ग्रेटर दैन UVB ग्रेटर दैन UVA होता है। परावैंगनी विकिरण की खोज रिटर ने किया था। अगला है ADP को ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C फास्फोरस। ADP प्लस PI प्लस ऊर्जा क्या होता है, ATP होता है। ADP से ATP का रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ADP को ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा खाली स्थान के रूप में होता है, आंसर हो जाएगा C भ्रूण के रूप में होता है। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है, यह अंडों से निर्मित होता है। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है। बीजांड साधारणतः अंडाकार होता है, और पुंकेसर पुष्प का नर अंग होता है। नारियल का भ्रूण पोष भाग खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा सॉल्व कीजिएगा तो C आ जाएगा, 548 आ जाएगा। 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। वंश जो है वो क्या है, रजत के दाईं ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा वो होगा क्या है, रजत। केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। अरुण जो है और प्रिया है जो रजत के पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी हुई है। मंजू जो है वो क्या है, वो रजत और अरुण के बीच में बैठी हुई है मंजू। उसके बाद कह रहा है कि वंश और रजत के बीच में कौन बैठा या बैठी है, तो एक भावना बच गई है, भावना यहाँ पे बैठी हुई है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन B। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। तो ये 4, 13, 3 जो है किस तरह संबंधी है, तो 13 - 4 भागा अगर 3 करते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 3। उसी तरह अगर हम 19 - 4 भागा 5 करते हैं तो 3 आ रहा है। इसी तरह कौन सा संबंध है, तो 25 - 1 करेंगे और भागा 8 करेंगे तो 24/8 कितना हो जाएगा, 3। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस क्रिकेटर ने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D विराट कोहली ने। वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है। विराट कोहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला है, एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्शज्या की लंबाई 5√3 यूनिट है। यदि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 यूनिट है तो वृत्त से बिंदु की दूरी कितनी होगी। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है और यहाँ पर अगर B है, यहाँ से लेके ये हो गया B, ये हो जाएगा O और ये मिला देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा C, यहाँ पर A हो जाएगा। अब कह रहा है कि AB बराबर जो हमारे पास है, AB बराबर वो 5√3 इकाई है, तो OA बराबर कितना हो जाएगा, 5 इकाई है। कोण OA B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों AB स्पर्श रेखा है। तो OB बराबर जो हो जाएगा वो √AB² प्लस OA² क्या हो जाएगा, OA² हो जाएगा, यानी √5√3 के होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 75 प्लस 25 के अंडर रूट बराबर √100, यानी 10 इकाई हो जाएगा। तो BC बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, OB माइनस OC, यानी 10 - 5 बराबर 5 यूनिट। आंसर जो हमारे पास आएगा हो जाएगा A 5 यूनिट। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा D ग्रेगर मेडल। किसने किया था, ग्रेगर मेडल ने। मेडल ने मटर का प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। आंसर हो जाएगा A टेस्टोस्टेरॉन।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना है। अगला है सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, जो स्टेप्स उपकरण में किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आदित्य L1 मिशन से। इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला वर्ग और मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर स्टेप्स उपकरण है जो कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने डेटा संग्रह शुरू कर दिया है। स्टेप्स में 6 सेंसर शामिल है, प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है और सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों को मापता है। अगला है 6 दोस्त है MNOPQR, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। P और M के बीच में केवल O बैठा हुआ है। जहाँ पे अगर हमारा P बैठा हुआ है और M बैठा हुआ है, उसके बीच में सिर्फ क्या बैठा हुआ है? O बैठा हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि N और Q के बीच में केवल R बैठा हुआ है। N और Q के बीच में अगर यहाँ पर N है तो यहाँ पर R बैठा होगा, N और Q के बीच में बैठा हुआ है इसके कौन? तो R बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है M किसी भी सिरे पर नहीं बैठा हुआ, M किसी भी सिरे पर बैठा ना ही Q के ठीक बगल में बैठा है, P O के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो N कहाँ बैठा है? तो आंसर हो जाएगा C, M के दाईं ओर ठीक बगल में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या से तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो 9, 83, 5, 47, 4, उसके बाद क्या होगा? तो 9 और 83 को अगर देखते हैं तो 9 गुना 9 81 प्लस 2 करेंगे तो 83 आ जाएगा। उसी तरह 5, 47 को देखते हैं कि 5 गुना 9 प्लस 2 करेंगे तो 47 हो जाएगा। तो तीसरा अगर हम 4 और कोई एक देखते हैं तो 4 गुना 9 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो 38 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा डी, 38। किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पे खड़ा है। दाएं से रोहन जो है वो 8वें पे, यानी 7 इधर है, 8वें स्थान पे खड़ा है। जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पे खड़ा है। निखिल जो है हमारे पास वो क्या है? 10वें स्थान पे खड़ा हुआ है, तो इधर 9 हो गया। निखिल का है जो स्थान वो 10वां है। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टोटल कितना है? 20 छात्र। तो 9 और 7 कितना हो गया? 9 7 16 हो गया, 2 खुद हो गया, 2 18 प्लस 2 छात्र और बचेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा डी, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। यह था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।